नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कहानीबाज अनुपमा और लेकर आई हूं आपके लिए प्रेमचंद की मशहूर कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात कंबल के बिना कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल आने पर दे देंगे, लेकिन अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी भी तरह नहीं गुजार सकता था। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से टलेगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील डॉल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय दूसरा करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितना बाकी है जो हम दिए ही जा रहे हैं, चुकने के नाम ही नहीं लेते। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो जी, हुई छुट्टी। बाकी चुकाने के लिए क्या हमारा जन्म हुआ है? पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आई, मैं ना दूंगी 1 रुपया भी, मैं ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाके हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी के सुख में से 1 रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसमें झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी में से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपने पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों में गर्दन चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है ना? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या करने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? तुमको क्या लगता था मैं यहाँ पर हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, जो दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए? अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को थोड़ा तेज कर दिया। हल्कू बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे ही हो जाओगे। ये पछुआ न कहाँ से जाने बर्फ लेकर आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिलम तो वो अभी तक पी चुका था। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा कोई और लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ थोड़ा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजों को उसके घुटनों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगने लगीं। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार तो मैं सो जाऊंगा।
पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और इसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन फिर भी हल्कू ने उसे अपने गोद में लिटाए रखा। उसे ऐसे सुख का अनुभव हो रहा था जो इधर महीनों से नहीं हुआ था। जबरा भी शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं आई थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी तत्परता से गले नहीं लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर निकलकर भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार चुमकाकर उसे बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो फिर तुरंत दौड़ने लगता। कर्तव्य उसके दिल में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी 1 पहर से ऊपर की रात बाकी थी। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरे और जलाकर उन्हें खूब तापे। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर छिपा बैठा हो, पर अब तो ठंड से बैठा नहीं जा रहा था। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में एक सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके साथ चल पड़ा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरें और तापें। टॉट हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में बहुत अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टपाटप करके टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरा, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है ना। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, वो उसको नोच रहा था। हल्कू ने आग जमीन पे रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर जलने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठकर आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पैर फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व से अपने हृदय को छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही ना? जबरा ने कूकू करके कहा, हाँ अब क्या ठंड लगती रहेगी इस आग में भी। पहले से ये उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने भी पूंछ हिला दी।
अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है और कौन जल जाता है। अगर जल गए तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। हल्कू बोला, मुन्नी से ना कह देना कल, नहीं तो वो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, लेकिन कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो इसकी ही सही, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची हुई थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आग बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ती जाती थी उसका आलस भी बढ़ता जाता था। जबरा और जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नीलगाय होंगी। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि खेत को चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हल्कू ने दिल ही दिल में कहा, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता ही रहा और उसके पास नहीं आया। फिर खेत से चरने की आवाज़ें आने लगी। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर जैसा लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ये तो असह्य जान पड़ रहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी इस बार। और ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आके बैठ गया और राख को कुरेद कर उसने अपनी ठंडी देह को गरमाने की कोशिश करी। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। नील गाय उस अच्छी सी फसल को नष्ट करती रही और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास उसने जमीन पर चादर डाली और ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी चिल्ला रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्यों, क्या हुआ, तू क्या खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ियाँ डालने का फायदा क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकता। दोनों फिर खेत की डांट पर आ गए। देखा सारा खेत रुंधा पड़ा है और जबड़ा मंडिया के नीचे चित लेटा है, मानो कि उसमें प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न मुख से बोला, रात को ठंड में यहां तो ना सोना पड़ेगा। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई राय है इस प्रोग्राम के बारे में तो मुझे ज़रूर दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। मेरे चैनल को, जिसका के नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरी जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।